हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ मंगल है। मैं जीपीसी करौली में प्रवक्ता यांत्रिकी के पद पर पदस्थ हूँ। जो विषय हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है ऊष्मागतिकी एवं अंतर्दहन इंजन, मतलब थर्मोडायनामिक्स एंड आईसी इंजन। इसका जो कोड है वो है ME208। चलिए बात करते हैं अब इसके यूनिट 1 की और उसमें चैप्टर 1 की, सामान्य अवधारणाएं एवं गैस नियम। तो थर्मोडायनामिक्स जैसा कि नाम से स्पष्ट है, थर्मो मतलब हीट या ऊष्मा और डायनामिक मतलब गति की मतलब मोशन, यानी कि ऐसे कोई भी सिस्टम जहाँ पर कि ऊष्मा की मोशन होती है, ऊष्मा की गति होती है। तो ये जितने भी ऐसे एप्लीकेशन होंगे वो सब इस सब्जेक्ट में आएंगे जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। ओके, तो यह विज्ञान की वह शाखा है जो कि ऊर्जा के लिए कार्य करती है। अर्थात जब भी कोई ऊर्जा का रूपांतरण होता है तो उसका अध्ययन विज्ञान की इसी शाखा में किया जा सकता है। तो ऊर्जा का रूपांतरण कहीं से कहीं भी होगा, राइट, तो उसमें हम थर्मोडायनामिक्स का यूज़ करेंगे। तो ऐसे कई एप्लीकेशन हो सकते हैं जैसे वहाँ पर कि ऊर्जा का रूपांतरण होता है। जैसे कि हमने स्विच ऑन किया तो लाइट जली, राइट, तो यहाँ पर भी तो एक तरीके से ऊर्जा का रूपांतरण हुआ है। चलिए, अब कुछ ऊष्मागतिकी गुणधर्म भी होते हैं, ऊष्मागतिकी गुणधर्म भी होते हैं जिनको कि बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जिनके बेसिस पर आप जो है तंत्र है उसके लक्षणों को दर्शाया जा सके कि वो तंत्र किस प्रकार का है। ये तंत्र के लक्षणों को दर्शाने के लिए जो प्रॉपर्टी हम यूज लेते हैं उनको थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि किसी ऊष्मागतिक तंत्र का अध्ययन करने के लिए कुछ ऐसे अवयवों की आवश्यकता पड़ती है जिससे उसके लक्षण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आंके जा सकें। वे अवयव जिनके द्वारा तंत्र के लक्षणों को दर्शाया जा सके ऊष्मागतिक गुणधर्म कहलाते हैं, राइट। जैसे कि ताप, दाब, द्रव्यमान, आयतन इत्यादि। अब देखिए, ऊष्मागतिक गुणधर्म को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है मात्रा निरपेक्ष और दूसरा होता है मात्रा सापेक्ष। मतलब एक प्रॉपर्टी जो है वो द्रव्यमान पर आधारित है। अगर आप द्रव्यमान को चेंज करोगे, द्रव्यमान को बदलोगे तो वो प्रॉपर्टी भी बदल जाएगी, मतलब वो मात्रा सापेक्ष गुणधर्म है। इसी प्रकार से एक होता है मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म। मतलब अगर आप प्रॉपर्टीज चेंज करोगे तो उससे मतलब अगर आप द्रव्यमान चेंज करोगे तो उससे उस प्रॉपर्टी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको अगर एग्ज़ाम्पल दूं तो एक कोई भी बड़ा फ्लास्क है। अब अगर आप उस फ्लास्क को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हो, तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इसके तापमान पर, इसके दाब पर, इसके घनत्व पर जो भी मटेरियल अंदर भरा हुआ है उसका जो भी दाब था, जो भी तापमान था, जो भी घनत्व था, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दोगे तो भी, क्योंकि दाब, तापमान, घनत्व ये द्रव्यमान पर डिपेंड होने वाली चीज़ें नहीं हैं। इसलिए इनको बोला जाता है मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म। वहीं अगर मैं बात करूं जैसे कि खुद आयतन की या फिर ऊर्जा की
तो जब मैं दो हिस्सों में बांटूंगा तो देखिए आपका आयतन आधा आधा हो जाएगा, द्रव्यमान भी आपका आधा आधा हो जाएगा, ऊर्जा जो भी होगी पूरे पूरे फ्लास्क में जो भी ऊर्जा होगी वो भी आधी आधी हो जाएगी। तो ये सब प्रॉपर्टी जो हैं इनको बोलते हैं मात्रा सापेक्ष, राइट। इनका देखिए आप इंग्लिश में भी इनको याद रख सकते हैं। मात्रा निरपेक्ष मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और मात्रा सापेक्ष मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म देखिए क्या है। यदि किसी तंत्र का गुणधर्म उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है तो उस तंत्र के किसी भी भाग के लिए इस गुणधर्म का मान सदैव समान रहता है। तो ऐसे गुणधर्म मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म कहलाते हैं, जैसे दाब, तापमान, घनत्व, वेग, ऊंचाई आदि। मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म को मात्रा सापेक्ष गुणधर्म में नहीं बदला जा सकता। क्लियर है। आप किसी भी तरीके से दाब, तापमान को ऐसा नहीं है कि वो मास पर डिपेंड करने लग जाएगा। मात्रा सापेक्ष मतलब एक्सटेंसिव। यदि किसी तंत्र का गुणधर्म उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, अर्थात तंत्र के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर उसका मान भिन्न भिन्न होता है, तो उसे मात्रा सापेक्ष गुणधर्म कहा जाता है। जैसे आप आयतन है, ऊर्जा है, राइट। यदि मात्रा सापेक्ष गुणधर्म ज्ञात हो तो आपको पता है कि ये जो है ये बेसिकली आपका द्रव्यमान पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर आप इसको मात्रा सापेक्ष जो भी गुणधर्म हैं अगर आप उसको द्रव्यमान से विभाजित करोगे तो आपको मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म की प्राप्ति हो जाती है, राइट। तो आप याद रखिए कि एक मात्रा सापेक्ष गुणधर्म को द्रव्यमान से विभाजित करके मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म ज्ञात किया जा सकता है, बट एक मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म को मात्रा सापेक्ष गुणधर्म में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ओके, जैसे कि और जब हम लोग मास से द्रव्यमान से इसको विभाजित कर देते हैं तो उस टाइप की प्रॉपर्टी को फिर विशिष्ट गुणधर्म बोला जाता है। जैसे देखिए एंट्रोपी जो है वो एक सापेक्ष गुणधर्म है। अगर मैं इसको द्रव्यमान से विभाजित कर देता हूँ तो ये बन जाएगी निरपेक्ष गुणधर्म और इसलिए इसको बोला जाएगा विशिष्ट एंट्रोपी, विशिष्ट एंट्रोपी। ओके, आगे देखेंगे। अगली जो चीज़ है वो है ऊष्मागतिक तंत्र। ऊष्मागतिक तंत्र देखिए, तो ऊष्मागतिक तंत्र मतलब एक सिस्टम होता है। तो एक्चुअली जब भी हम कोई अध्ययन करते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक सिस्टम मान लेते हैं, राइट। तो यह वह पदार्थ या स्थान या इनका कोई भाग जिसके बारे में अध्ययन या विश्लेषण किया जाता है उसको तंत्र कहते हैं। देखिए इसका कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है, ना ही कोई प्रकार है, कोई निश्चित आकार है, कुछ नहीं है। अब जिस वस्तु का आपको अध्ययन करना है आप उसको तो अलग रख लीजिए, उसके ऊपर एक बाउंड्री सी बना दीजिए, तो वो तो हो गया इसका तंत्र मतलब सिस्टम। अब तंत्र के बाहर दुनिया में जो कुछ भी है वो सब है क्या, तंत्र के बाहर जो कुछ भी है ना बाहर, उस सब को बोला जाता है परिवेश मतलब सराउंडिंग। देखिए तीन चीज़ें हुई यहाँ पर। सबसे पहले तो आया तंत्र, तो तंत्र में क्या रखा जाएगा जो कि अपन स्टडी करने वाले हैं। फिर एक परिसीमा होती है जिसको बोलते हैं बाउंड्री, और फिर परिसीमा के बाहर जो कुछ भी है दुनिया में वो सब क्या है, परिवेश मतलब सराउंडिंग। ओके, वो सब है परिवेश। अब देखिए तंत्र के कुछ प्रकार होते हैं।
जैसे कि बंद तंत्र, खुला तंत्र और विलग तंत्र, मतलब ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए खुला तंत्र क्या होता है जी? ओपन जो तंत्र होता है वो एक ऐसा तंत्र है, आप समझ सकते हैं कि अब सिस्टम एक अलग चीज़ है और सराउंडिंग एक अलग चीज़ है, और उन दोनों को जो अलग करता है वो है बाउंड्री। तो देखिए अब अगर सिस्टम में ऊर्जा का रूपांतरण होता है और साथ ही साथ द्रव्यमान का भी रूपांतरण होता है, द्रव्यमान भी आ जा सकता है सिस्टम में, ओके। तो ऐसे तंत्र को ओपन सिस्टम मतलब खुला तंत्र कहते हैं। जैसे कि पानी का पंप है, तो यहाँ पर देखिए एनर्जी का ट्रांसफ़र तो होता ही होता है। जैसे कि अगर आप पानी के पंप को सिस्टम माने तो यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफ़र तो होता ही होता है, राइट। लेकिन साथ में एनर्जी के ट्रांसफ़र के साथ में द्रव्यमान का भी ट्रांसफ़र हो रहा है। देखिए पानी भी तो आ जा रहा है, राइट। इसी प्रकार से आपका टरबाइन है, इंजन है, बॉयलर है, वायु संपीड़ित मतलब आपका कंप्रेसर हो गया है। कंप्रेसर में देखिए एयर भी आती है, तो मतलब द्रव्यमान का भी आदान प्रदान हो रहा है, और ऊर्जा तो होती ही है, तो ऊर्जा का भी आदान प्रदान होता है। दूसरा बंद तंत्र। बंद तंत्र देखिए क्या है? ये एक ऐसा तंत्र है जिसमें परिसीमा पर केवल और केवल क्या होगा जी? ऊष्मा का रूपांतरण होगा, द्रव्यमान का रूपांतरण नहीं हो सकता। किसी भी प्रकार का द्रव्यमान अंतरण नहीं हो सकता, अर्थात तंत्र में न तो कोई पदार्थ प्रवेश करेगा और न ही कोई इससे बाहर निकल सकता है, राइट। अब जैसे बात करूँगा साइकिल की ट्यूब, राइट। कप में रखी गर्म चाय, अब गर्म चाय मान लो कप में रखी हुई है, तो जो अब चाय जो कप है आपका, उसको मैंने मान लिया है क्या? सिस्टम मतलब तंत्र, और कप के बाहर जो कुछ भी है वो सब क्या हो गया? सराउंडिंग। तो अब देखिए कि जो कप है वहाँ से जो बाहर में जो चीज़ जा सकती है वो सिर्फ ऊष्मा ही जा सकती, राइट। उसके अलावा द्रव्यमान का कोई भी रूपांतरण नहीं हो सकता वहाँ पर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्लोज्ड सिस्टम। अब साहब जी एक आता है विलग तंत्र। विलग तंत्र क्या होता है? विलग तंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसकी परिसीमा पर ना तो कार्य का रूपांतरण होगा और ना ही ऊष्मा का रूपांतरण होगा, राइट। दोनों ही मतलब ना ही ऊष्मा का रूपांतरण होगा और ना ही द्रव्यमान का, कुछ भी चेंज नहीं होगा, मतलब जो जैसा है वैसा ही रहने वाला है। जैसे कि आपने वो थर्मस ज़रूर देखे होंगे जिसमें कि गर्म चाय गर्म ही रखी रहती है काफ़ी टाइम तक, राइट। तो ऐसे जो थर्मस होते हैं वो आइसोलेटेड सिस्टम के आप बोल सकते हैं कि एग्जाम्पल है, आइसोलेटेड सिस्टम के। समझ में आई जी बात? क्योंकि उनका काम ही है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी ऊर्जा का रूपांतरण हो गया या फिर कोई द्रव्यमान का रूपांतरण हो गया तो इससे क्या होगा? वो गर्म चाय गर्म नहीं रह पाएगी, इसलिए तो इनको आइसोलेटेड सिस्टम बोला जाता है, राइट। नाम ऊर्जा। अब देखिए तंत्र, परिसीमा और परिवेश को समझने के बाद जो अगली चीज़ है वो हमको समझनी है भिन्न भिन्न प्रकार की जो ऊर्जाएं होती हैं उनके बारे में। तो देखिए ऊर्जा किसी भी वस्तु की वह क्षमता है जिससे कि कुछ कार्य या यांत्रिक कार्य किया जा सके, राइट। कार्य या यांत्रिक कार्य किया जा सके। अब भिन्न भिन्न प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की ऊर्जा होती है। ऊर्जाएं देखिए भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती हैं। जैसे कि पहली है आंतरिक ऊर्जा। तो आंतरिक ऊर्जा मतलब ऐसी कोई भी ऊर्जा जो कि पदार्थ के अंदर निहित है, उसके अणुओं में, आणविक स्तर पर,
ठीक है। तो उस ऊर्जा को बोला जाता है आंतरिक ऊर्जा। जैसे कि सपोज अगर कोई भार है जो कि एक निश्चित ऊंचाई पर है, हमको पता है कि जब भी कोई भार एक निश्चित ऊंचाई पर होगा तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, राइट। अब जैसे ही आप उसको ऊपर से छोड़ोगे तो पहले स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी, और फिर ये क्या होगा, जो भी भार होगा वो पृथ्वी से आके टकराएगा या फिर किसी और वस्तु से आके टकराएगा। तो जब टकराएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा भी ख़त्म हो जाएगी वहाँ पर, और स्थितिज ऊर्जा भी ख़त्म हो चुकी है क्योंकि आप उसको गिरा चुके हो ऑलरेडी। हाँ, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों ख़त्म हो चुकी हैं, राइट। तो अब हमको पता है कि ऊर्जा जो होती है वो सिर्फ एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित हो सकती है। आप ऊर्जा को ख़त्म नहीं कर सकते और ना ही आप ऊर्जा को जो है पैदा कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हुई और फिर जो गतिज ऊर्जा है वो इंटरनल एनर्जी में परिवर्तित हो गई, ठीक है। और इससे आप देखिए जो भी संपर्क बिंदु होंगे जहाँ पर कि वो फर्श पर जो गिरा है भार, तो भार से संपर्क में जो भी आप बोल सकते हैं कि भार से संपर्क में जो भी बिंदु आते हैं उन बिंदुओं का टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाता है, राइट। उन बिंदुओं का टेम्परेचर बढ़ जाता है। दूसरा देखिए होती है स्थितिज ऊर्जा, मैं अभी बता चुका हूँ। ये होती है किसी भी द्रव्यमान से उसकी पृथ्वी तल से जो ऊंचाई के कारण जो ऊर्जा होती है उसको हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, उसको हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा यह वह ऊर्जा है जो किसी भी वस्तु में उसके वेग के कारण होती है, वेग। अब आती है ऊष्मा, हीट। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऊष्मा जो होती है वो कुछ ऐसी चीज़ होती है जो तंत्र व परिवेश के तापमान में अंतर आने पर जिस ऊर्जा का प्रभाव होता है। जैसे गर्म चाय का कप रखा हुआ है, अब चाय जो है वो गर्म है, उसका आप टेम्परेचर मान लीजिए अराउंड 60 डिग्री सेंटीग्रेड। बाहर की जो एयर है आप उसका टेम्परेचर मान लीजिए अराउंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए दोनों में क्या है कि तापमान का अंतर है। इसके कारण क्या होगा कि जो हीट है वो चाय से निकलेगी और कहाँ पर जाएगी, एयर में। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाए। तो इस पर्टिकुलर जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा। तो तंत्र व परिवेश के तापमान में अंतर आने पर जिस ऊर्जा का प्रभाव होता है उसे ऊष्मा के नाम से जाना जाता है। यदि ऊष्मा परिवेश से तंत्र को मिलती है, मतलब अगर सिस्टम में एनर्जी आ रही है, तंत्र में एनर्जी आ रही है तो उसको धनात्मक मतलब पॉजिटिव लिया जाता है, और अगर सिस्टम को देनी पड़ रही है तो उसको ऋणात्मक मतलब नेगेटिव लिया जाता है। ओके। और जैसे ही तापमान का अंतर समाप्त होगा वैसे ही ऊष्मा का रूपांतरण भी खत्म हो जाएगा। इसलिए आप बोल सकते हैं कि यह कोई गुणधर्म नहीं है, क्योंकि ये फिक्स नहीं रहता है किसी भी सिस्टम के लिए। ये तो डिपेंड करता रहता है, जब मतलब आपकी ये सिस्टम चलता रहेगा तब तक आपका ऊष्मा का प्रवाह बना रहेगा, राइट। इसको इस तरीके से दिखाया जाता है। और ये एक पथ, आप बोल सकते हैं कि पथ पर निर्भर करता है। अगर इसका जो मान है वो प्रयोग किए गए पथ पर डिपेंड करता है। कार्य के बारे में हम पहले ही जानते हैं। कार्य के बारे में देखिए, कार्य जो होता है वो होता है बल इनटू विस्थापन, बल मल्टीप्लाइड विस्थापन जो होता है उसको हम कार्य कहते हैं। तो जब आप यहाँ से निकालोगे तो देखिए W = F dx, जहाँ पर F तो फोर्स है और dx विस्थापन है।
और हम फोर्स जो होता है उसको हम दाब मल्टीप्लाइड एरिया भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से W इज इक्वल टू हो जाएगा दाब मल्टीप्लाइड एरिया मल्टीप्लाइड dx। तो ए dx जो है उसको हम वॉल्यूम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा PdV, राइट। जहाँ पर dV तो जो है आयतन है, तो डेल्टा W जो होगा उसको हम PdV से डिनोट करेंगे, डेल्टा W को हम PdV से डिनोट करेंगे। ओके, तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। मिलते हैं सेकंड लेक्चर में। धन्यवाद।